हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियोस में मैंने डिमांड टॉपिक कंप्लीट किया था और इस वीडियो में मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये जो लॉ है वो सिंस एच गोसेन ने प्रपाउंड किया था, तो इसे फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन के नाम से भी जाना जाता है। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सो हेयर इट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लॉ। सो सिंपल लैंग्वेज में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते रहते हैं, तो हमें अगर कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट धीरे धीरे उस कमोडिटी से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, अगर वो हमें उस कमोडिटी को हम कंज्यूम करते जा रहे हैं तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। वहीं यहाँ पर लिखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट more the consumer will consume thing, less he will able to satisfy with that thing। जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होती जाती है हमारी। और एल्फ्रेड मार्शल ने कुछ वर्ड्स लिखे थे। द एडिशनल बेनिफिट विच द पर्सन डिराइव फ्रॉम द गिवन इंक्रीज ऑफ द स्टॉक ऑफ द थिंग डिमिनिशेस, अदर थिंग बीइंग इक्वल विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ऑलरेडी हैज। इसका मतलब ये है दैट वही मतलब है कि जैसे जैसे जो हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलर कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट वही कमोडिटी हम बारी बारी कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होती जाएगी। एंड हेयर अदर थिंग बीइंग इक्वल। सो ये एल्फ्रेड मार्शल ने स्टेट किया था। सो सम अप करूँ तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही है कि हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट धीरे धीरे वो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होती जाती है अगर हम उसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जा रहे हैं। सो हेयर इज़ द अजम्पशन ऑफ द लॉ। एजम्पशंस आर द कंडीशंस जिन जो कांस्टेंट रहनी चाहिए, जिनसे थ्रू विच लॉ जो है वो हमारा एप्लीकेबल होता है अगर वो कांस्टेंट रहेंगी। सो ये हेयर इज द फर्स्ट एजम्पशन, कंज्यूमर इज रेशनल, दैट इज ही वांट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, मतलब जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ही चाहिए। सेकंड, कंज्यूमर स्टेट ऑफ माइंड इज कांस्टेंट, कि मेंटली वो फिट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है। थर्ड, ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स कि जो यूनिट्स हैं कमोडिटी की वो आइडेंटिकल होनी चाहिए इन शेप, साइज, कलर, वेट। जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उनकी यूनिट्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। फिर फोर्थ इज कंज्यूमर शुड बी कंटिन्यूस, देयर शुड बी नो टाइम गैप, बिकॉज अगर टाइम गैप होगा तो लॉ जो है वो अच्छे से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर टाइम गैप होगा तो विद एडिशनल जो कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो डिमिनिश नहीं होएगी उससे सेटिस्फेक्शन, अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो। सो यहाँ पर हमारी अजम्पशन है कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूस, देयर शुड बी नो टाइम गैप। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड बी कांस्टेंट, बिकॉज अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा तो ये अगर इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा तो उसे इफेक्ट करेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अच्छे से ऑपरेट नहीं होगा। नेक्स्ट, मार्जिनल रेट ऑफ मनी इज कांस्टेंट, कोई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ मनी है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड रिमेन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं वो गुड्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, लेट्स से टी एंड कॉफी। Next, there should be no change in the taste, preference, habit of the consumer. It should be same. And next, the law applies only when the dozen berry effect does not apply। अब dozen berry effect मतलब होता है कि कोई कॉपी करने की कोई हैबिट नहीं होनी चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल पुअर क्लास हैव द हैबिट ऑफ इमिटेटिंग कॉपिंग द रिच क्लास। अगर ऐसा होगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दीज जो अजम्पशन है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि जो कंज्यूमर का स्टेट ऑफ माइंड जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता होगा, और जो यूनिट्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी सिमिलर होनी चाहिए, और कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, जो प्राइस है कमोडिटी का वो कांस्टेंट होना चाहिए, जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ मनी कांस्टेंट होनी चाहिए, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कांस्टेंट होना चाहिए, कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है उनमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। एंड एट लास्ट जो हमारा डजनबेरी इफेक्ट था, डजनबेरी इफेक्ट की कॉपिंग का कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि पुअर क्लास हैव द हैबिट ऑफ इमिटेटिंग द रिच क्लास। तो ये जो है वो फॉलोइंग एजम्पशन है जहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द schedule of law of diminishing marginal utility. So this has been divided into 3 stages. For example, first stage start from first 1 unit to 5 unit. We can see that in first stage our TU is increasing. TU means total utility. Our TU is increasing 20, 36, 48, 56, 60. Our TU is increasing. And जैसे जैसे हमारा TU इंक्रीज हो रहा है, MU जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, 20, 16, 12, 8, 4 डिमिनिश हो रहा है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर जो हमारा TU है वो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पर, और जो हमारा MU है वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड स्टेज है वो 6 यूनिट से स्टार्ट हो गई, कि जो 6 यूनिट है वहाँ पर TU जो है वो कांस्टेंट है, 60 है, 60 है, 60 यूनिट में 60 हमारा TU है, जबकि जो MU है वो 0 हो गया। तो इट मीन्स जो हमारी सेकेंड स्टेज है वो तब हम कहेंगे कि उस स्टेज को सेकेंड स्टेज हम तब कहेंगे जब हमारा TU जो है वो कांस्टेंट हो और जो MU है वो 0 हो। एंड जो हमारी थर्ड स्टेज है उसके अंदर हमारा TU डिक्रीज हो गया फ्रॉम 60 टू 56, जबकि जो MU था जो हमारा 0 था, 0 से हमारा MU जो था वो नेगेटिव हो गया। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो स्टेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेज जिसमें TU जो है वो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पर, जैसे कि 20 से 56 डिमिनिशिंग रेट पर TU हमारा डिक्रीज हो रहा है, जबकि इस टाइम पर जो MU है वो डिक्रीज हो रहा है। फिर जो सेकेंड स्टेज है उसमें TU जो है वो कांस्टेंट है 60 से 60, और जो MU है हमारा वो 0 हो जाएगा। थर्ड स्टेज जिसमें हमारा जो TU है वो डिक्रीज हो रहा है 60 से 56, जबकि जो है हमारा MU है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हमने स्टेजेस में बांटा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड। नेक्स्ट हेयर इज द डायग्राम ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये TU का जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है मैंने TU का बनाया है, एंड कंसिक्वेंटली नीचे मैंने MU का बनाया है। सो TU के डायग्राम में जैसे कि टेबल के थ्रू जो हमारा TU था वो पहले फर्स्ट स्टेज के अंदर जो हमारा TU था वो इंक्रीज हो रहा था, बट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था। सो ये जो A पॉइंट है, सो A पॉइंट तक जो हमारा TU था वो इंक्रीज हो रहा था, A पॉइंट तक TU जो था वो इंक्रीज हो रहा था डिमिनिशिंग रेट पर, और A पॉइंट पे एंडिंग हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज की और सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गया बिकॉज TU इज कांस्टेंट। फिर फर्दर A पॉइंट से जब वो B पॉइंट पर आ पहुंचा तो TU जो है वो फॉल हो गया। एंड वैसे ही जैसे TU में आया तो कंसिक्वेंटली हमारा MU के अंदर भी चेंज आया। फर्स्ट स्टेज के अंदर MU जो है वो डिक्रीज हो गया, MU जो है डिक्रीज हो रहा है हमारा फर्स्ट स्टेज के अंदर, जैसे कि ये डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेज के अंदर हमारा MU जो है वो 0 हो गया,
एंड थर्ड स्टेज के अंदर 0 से mu जो है वो हमारा नेगेटिव हो गया। फर्दर दोनों को इकट्ठा ये दिखाऊं तो फर्स्ट स्टेज के अंदर TU जो है वो इंक्रीज हुआ। कब तक इंक्रीज हुआ? A पॉइंट तक। और फर्दर जब TU इंक्रीज हो रहा था डिमिनिशिंग रेट पर तो mu जो था वो फॉल हो रहा था। एंड देन जो हमारा फिर TU जो था वो कांस्टेंट हो गया। और फर्दर जब TU कांस्टेंट हुआ तो जो हमारा mu है वो 0 हो गया। फिर हमारा जो TU है वो कांस्टेंट से TU जो फॉल हो गया थर्ड स्टेज में, तो जब TU फॉल होना स्टार्ट हुआ तो mu जो है वो हमारा फर्दर नेगेटिव हो गया। सो दिस इज द रिजल्ट। इनिशियली जो mu था वो फॉल हो रहा था, जो TU था वो इंक्रीज हो रहा था डिमिनिशिंग रेट पर। फिर TU जो है वो कांस्टेंट हुआ तो mu 0 हो गया। TU जब गिरने लगा तो mu जो है वो नेगेटिव हो गया। सो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ। एक्सेप्शन जहाँ पर हमारा लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। सो जो फर्स्ट एक्सेप्शन है, द लॉ डज नॉट अप्लाई टू द रेयर कमोडिटीज। रेयर कमोडिटीज, कार्स, आइटम्स, एंटीक गुड्स, इन पे बिकॉज जैसे जैसे हम इनकी जो कमोडिटी है इनको लेते जाते हैं, ऐसे उसकी हर एक कमोडिटी को हम लेते जाते हैं तो हम और चाहने लगते हैं उसको, उसकी जो हमारी सेटिस्फेक्शन है डिक्रीज नहीं होती। फिर द लॉ डज नॉट अप्लाई टू दी अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बिकॉज जो शराबी होते हैं वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो जैसे जैसे वो ड्रिंक करते जाते हैं जो उनकी तमन्ना है ड्रिंक करने की वो और बढ़ती रहती है, वो डिक्रीज नहीं होती। इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्कोहलिक ड्रिंक्स पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड, लॉ डज नॉट अप्लाई टू द क्लासिक म्यूजिक गजल्स, बिकॉज अगर ऑडियंस जो है वो जेन्युइन है तो विद इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द म्यूजिक उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें जो म्यूजिक है वो सुनना अच्छा लगता है। जैसे जैसे वो और सुनते जाते हैं वो डिक्रीज नहीं होती उनकी सेटिस्फेक्शन। फिर द लॉ डज नॉट अप्लाई टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, जबकि ये जो लॉ है वो सिंगल कमोडिटी पे एप्लीकेबल होता है। फिर जो लॉ है वो हॉबीज, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, कॉइन्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज ये जो हमारी हैबिट्स हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं कलेक्टिंग स्टैम्प्स, कॉइन्स, ये जो हमारी हैबिट्स हैं, हॉबीज़ हैं हमारी, उन्हें जैसे जैसे हम इकट्ठा करते जाते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाती है, हमारी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज नहीं होती, इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पर जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता। टॉकिंग अबाउट अल्कोहलिक ड्रिंक्स, क्लासिकल म्यूजिक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हॉबीज, कलेक्टिंग स्टैम्प्स एंड द रेयर गुड्स, एंटीक आइटम्स, कार्स आइटम्स, इन पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सो दिस इज द एंड ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. Hope you like the video. Do like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.